अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की आज जायजा, आज की मार्केट जिसमें हमने देखा कि मजीद 122 पॉइंट्स की कमी के साथ बेंचमार्क 100 इंडेक्स आज क्लोज होता है 37,381 पे। आज कुल 338 कंपनीज एक्टिव नजर आई, जिसमें 140 कंपनीज पॉजिटिव, 175 नेगेटिव और 23 कंपनीज आज बगैर किसी तब्दीली के क्लोज हुई। आज का वॉल्यूम 192 मिलियन शेयर्स, जबकि उसकी वैल्यू तकरीबन 6.88 बिलियन रुपीस रही। साथ ही साथ जाहिर है कि मार्केट के वॉल्यूम्स इंतहाई श्रिंक हो चुके हैं और एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है इस पे। चलते हैं, देखते हैं कि KHI स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस है। वहां पर बिंडेक्स 100 में आज 3,931.8 पॉइंट्स के ऊपर क्लोज हुआ बेंचमार्क 100 इंडेक्स बिंडेक्स का, और इसमें चेंज रहा 13.66 पॉइंट्स विद वॉल्यूम ऑफ 107 मिलियन शेयर्स। आज की मार्केट यकीनी तौर से जो आजकल सूरत हाल चल रही है उसी के हवाले से आज की मार्केट भी रही, और बहुत ज़्यादा फोकस इस वक्त मार्केट का है कि असद उमर साहब जो इस वक्त IMF से डील करने गए वो वहाँ से क्या लेके आए, क्या बात हुई, उसके ऊपर आज शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा था। लेकिन अब खबरें ये आई कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मनसूख हो गई है। लिहाजा पूरा का पूरा फोकस इस वक्त है कि मुल्क की मईशत जो कि इस वक्त इंतहाई संगीन सूरत हाल, एक अनसर्टेनिटी इस वक्त है, एक गैर यकीनी सियासी और माशी सूरत हाल है जिससे हम पाकिस्तान गुजर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो कैपिटल मार्केट है, किसी भी मुल्क की जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वहाँ की माशी सूरत हाल, वहाँ की सियासी इस्तेहकाम का। और जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मार्केट गिर रही है, मार्केट में वॉल्यूम ड्राइप हो रहे हैं, वो वही रिफ्लेक्ट कर रही है। आज हमने स्टूडियो में ज्वाइन किया है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहीन रहमान CEO हैं अल-फलाह इन्वेस्टमेंट्स के। माहीन, बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। इससे पहले आप प्रोग्राम में आती रही हैं, 2-3 साल पहले भी आपसे बात हुई थी। मार्केट उस जमाने में बड़ी अच्छी हुआ करती थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है आज निस्फ रह गई है। आपकी मार्केट में आज कोई आने को तैयार नहीं, फॉरेनर्स की मैं बात कर रहा हूं, मुसलसल उनकी सेलिंग जो है वो देखी जा रही है। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि लोकल इन्वेस्टर जो हैं आपके, वो भी रिटेल इन्वेस्टर आपके काफी श्रिंक हो चुके हैं। आप इस वक्त हाई नेटवर्थ और फंड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स कहां खड़ी है? देखिए, एट दिस पॉइंट इन टाइम तो आई थिंक बहुत ऑब्वियस है कि जब तक आपके जो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व नहीं होंगे, आपकी कैपिटल मार्केट्स जो हैं परफॉर्म नहीं करेंगी। एंड द सिंपल रीज़न फॉर दैट इज़ कैपिटल मार्केट्स चलती हैं दो चीज़ों पे, एक सर्टेनिटी और दूसरा सेंटिमेंट। इस वक्त ना सर्टेनिटी है और ना आपका सेंटिमेंट अच्छा है। एंड आई थिंक ये जो पूरा जो इकोनॉमिक इशू जो क्रिएट किया गया है कॉन्स्टेंट डिलेज से गवर्नमेंट की तरफ से, दैट हैज़ रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड वेरी वेरी हैविली। अगर आप 2017 को देखें तो इमर्जिंग इंडेक्स के टाइम पे मार्केट वाज मूविंग वेरी वेरी वेल ऑल द वे अप टू मई 2017, लेकिन उसके बाद क्योंकि आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई थी ऑल द वे अप टू इलेक्शंस, तो वी लॉस्ट ऑलमोस्ट 10-15% ऑन द मार्केट दैट वे। एंड देन उसके बाद इवन विद द न्यू गवर्नमेंट तो बहुत होप था उस टाइम पे कि नई गवर्नमेंट आएगी और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं ऑन द इकोनॉमिक साइड जो उस पॉइंट पे शायद इतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन अब जाके क्योंकि इतना डिले हो गया है, वी आर नाउ मतलब हमें अगर ये PTI गवर्नमेंट आने के बाद सीधे का सीधा IMF में चली जाती तो इश्यूज इतने ज्यादा सिवियर नहीं होते। दो कि हमने अरेंजमेंट्स किए, जो है माली ताउन के फ्रेंडली कंट्रीज से भी बात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज हमारे जो रिजर्व्स हैं वो वहीं पर खड़े। ये जो डिले हुआ, ये डिले जो है इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार इसने मईशत को किया, यही कह रही हैं आप? बिल्कुल, इस डिले से अगस्त में गवर्नमेंट आई है और इस वक्त हम अप्रैल में खड़े हुए हैं। अभी तक हमारे पास सामने नहीं है कि IMF का प्रोग्राम आएगा, और जितना हम और डिले करें आई थिंक IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ होंगी वो और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होंगी। तो जब तक मार्केट को ये समझ नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या कंडीशनैलिटीज़ हैं, एंड आई अश्योर यू कि काफ़ी भारी पड़ेंगी इकॉनमी के ऊपर, लेकिन कम अज़ कम हमें खुद अंदाज़ा हो जाएगा एज इन्वेस्टर्स कि इन कंडीशनैलिटीज़ का इम्पैक्ट क्या है। और कब तक ये जो बात की जाती है सरकार की तरफ से, हमारे हुकूमती वज़रा कहते हैं कि अब हम इस कंडीशन में हैं, इतना स्पेस है, इतना ब्रीदिंग स्पेस है हमारे पास कि IMF से अपनी कंडीशन में हम जाके बात करेंगे। तो ये तो फिर सरासर एक सियासी बयान लगता है।
دیکھیں جو آپ کے اسٹرکچرل ایشوز ہیں وہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے ہیں. جو آپ کا ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت ویک ہے, جو آپ کے ایکسپورٹس ہیں وہ بہت ویک ہیں. آپ ایز اے نیشن جو ہے ان ٹرمز آف یور ٹریڈ کافی انکمپیٹیٹیو ہو گئے ہیں. اگر ہم کمپیئر کریں بنگلہ دیش سے, سری لنکا سے, ویتنام سے, تو آپ کے ایکسپورٹس کو کافی کمپٹیشن فیس ہو رہا ہے. اینڈ اگر میں ایکسپورٹ کی بات کروں تو ہم نے روپی کو 60 روپے پہ بھی دیکھا ہوا ہے جنرل مشرف کے دور میں, اور آج 150 کے آس پاس ہم گھوم رہے ہیں. تو ایکسپورٹ میں کتنا فرق آیا ہے؟ کوئی فرق نہیں آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی ویلیویشن الون کی ناٹ ہیلپ یور ایکسپورٹس. آپ کو اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹیو کرنا ہے, اپنے بزنس انوائرمنٹ کو کمپیٹیٹیو کرنا ہے, پھر جا کے یہ چیزیں صحیح ہوں گی. تو دیز آر اسٹرکچرل ریفارمز, دے ہیو ویری لٹل ٹو ڈو ود ایکسچینج ریٹ. اب جو بات کی جا رہی ہے آئی ایم ایف پروگرام میں, ٹھیک ہے ہم گئے, ہمیں لیٹر آف کمفرٹ بھی مل گیا اور ہمارا وہ پرابلم جو اس وقت بیلنس آف پیمنٹ کا تھا وہ بھی حل ہوا. لیکن آئی ایم ایف سمپلی بات کرتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی گروتھ سٹوری کو, گروتھ سائٹ کو بالکل سائٹ میں رکھ دیں اور پھر اسٹیبلائزیشن کی بات کریں. جب آپ اسٹیبلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کیا جو ہے وہ ایکسپینشن نہیں ہوتی, پھر وہاں پہ آسٹیریٹی کی طرف آتے ہیں, پھر وہاں پہ آپ سبسڈیز کو کٹ کرتے ہیں. تو بہت سارے ایسے ایشوز آئیں گے پاکستانیوں کے لیے, عوام کے لیے, کہ جو کہ بہت بھاری پڑیں گے انہیں بہت سخت کاسٹ ہے. 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے, 1 کروڑ جابز کی بات ہو رہی ہے. یہ تو پھر ایک خواب ہی ہو سکتا ہے ان حالات میں. شور, لیکن دیکھیں یہ ان چیزوں کی ضرورت بھی ہے, اسٹیبلائزیشن اور آسٹیریٹی کی ضرورت بھی ہے. ہم نے گروتھ ریٹ کو 1% 2% پہ بھی بہت عرصے تک دیکھا ہے. اینڈ یس یہ ہماری قوم کے لیے ایک ریسیشنری انوائرمنٹ ہے. لیکن اگر ہم نے اب اسٹرکچرل ایشوز نہیں صحیح کیے, ہم نے اپنی ٹیکس کلیکشن صحیح نہیں کی, اپنے مینوفیکچرنگ کو مضبوط نہیں بنایا, تو یہ بار بار ایشوز جو ہیں ہر 4 سال 5 سال دوبارہ آتے جائیں گے. ہماری معیشت میں 2 بڑے مسئلے ہیں. ایک ہے ٹیکس, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے پاس کبھی ریونیو نہیں ہوتا, اور دوسرا ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ وچ از ریلیٹڈ ٹو یور ٹریڈ ڈیفیسٹ. جب تک ہم ان 2 چیزوں کو, ریونیو جو جنریشن کیپیسٹی ہوتی ہے نا ایک اکانومی کو, اس کو صحیح نہیں کریں گے تو یہ بار بار آپ کا سائیکل چلتا رہے گا. ٹھیک ہے مہین, کمنگ بیک ٹو کیپٹل مارکیٹس, ہم جب ڈی میوچلائز کرنے جا رہے تھے جنوری 2016 میں, آپ کی مارکیٹس جو ہیں وہ ڈی میوچلائز ہوئی, کارپوریٹائز ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ انٹیگریشن ہوئی. تینوں ایکسچینجز کراچی, لاہور اور اسلام آباد مل کے ایک ایکسچینج بنی, نیشنل ایکسچینج بنی, پاکستانی اسٹاک ایکسچینج. اور کہا ہی جا رہا تھا کہ ایک اچھی پرائز ڈسکوری ہوگی, ریٹیل انویسٹر جو ہے وہ مارکیٹ میں کافی بڑھے گا. پی ٹی آئی حکومت تو اس سال آئی, 2016 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ اس میں نہ کوئی نئی پروڈکٹس آ رہی ہیں, نہ نئی لسٹنگز ہو رہی ہیں, نہ نئی آئی پی اوز آ رہے ہیں, باوجود اس کے کہ سی پیک کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ بہت کیپٹل جنریشن ہوگی کیپٹل مارکیٹ سے. جی یہ دیکھیں اس کے تو بہت سارے وجوہات ہیں, صرف اکنامک ایشوز نہیں ہیں, اس کے بہت سارے ایشوز ہیں. آئی تھنک اوور آل ڈی میوچلائزیشن واز دا رائٹ وے ٹو گو. اٹ از ایبسلیوٹلی پوری دنیا میں یہی ایک اسٹرکچر ہے جس کے اوپر ایکسچینجز چلتی ہیں, تو آئی تھنک اسٹرکچرلی یہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا. اب آگے جا کے جو آپ نے کرنا ہے ریٹیل انویسٹر کو لے کے آنا, دس از سم تھنگ دیٹ یو کین اونلی ڈو اف یو ہیو اے ویری بگ اویئرنیس کیمپین. ابھی بھی آپ کے جو انویسٹرز ہیں, ریٹیل انویسٹرز ہیں, ان کو شاید صرف 1-2 چیزیں سمجھ آتی ہیں کیپٹل مارکیٹس میں, اور زیادہ تر کیونکہ خبریں جو ہیں آج کل اچھی نہیں آ رہی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں رسک لیں. لیکن اوور آل جو ہے نا, آپ کا جب تک اویئرنیس نہیں بڑھے گا ریٹیل انویسٹر میں, وہ کیپٹل مارکیٹس کی طرف نہیں آئے گا, چاہے ہے وہ اسٹاک مارکیٹ یا وہ ڈیٹ مارکیٹ. تو as stakeholders of the capital markets, whether it's PSX or it's the mutual fund industry or it's the brokerage industry and the SECP, as these stakeholders have to come together and really make a very country-wide awareness program on all capital markets products. لیکن اس سے پہلے وہیں ہم دیکھا کرتے تھے کہ میوچل فنڈ جو ہے وہ بہت ایگریسو مارکیٹنگ ان کی ہوا کرتی تھی, بینکس جو ہے وہ بڑی ریٹیل ان کی مارکیٹنگ ہوا کرتی تھی. آج یہ لوگ بھی اس وقت کہیں میدان میں نہیں ہے, کچھ نظر نہیں آتا, نہ انشورنس کمپنی نظر آتی ہیں, نہ آپ کے اتنی زیادہ میوچل فنڈز جو ہیں وہ مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں. صرف یہ ان کا بھی تو کام ہے, ظاہر ہے کہ پروڈکٹ تو ان کی ہے. یہ آئی تھنک دیکھیں دیٹس ناٹ انٹائرلی ایکوریٹ. آئی تھنک میوچل فنڈ ابھی بھی بہت ایکٹیو ہے مارکیٹ میں, اور موف ایپ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کافی اچھی طرح یوز ہو رہا ہے SECP کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں. آئی تھنک پرابلم اسی جگہ پہ ہے کہ جب تک آپ کا اویئرنیس کیمپین کنٹری وائڈ بیسس پہ نہیں لانچ ہوگا, آپ کے جنرل انویسٹر کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح بھی انویسٹ کرے ان دا مارکیٹ.
मार्केट। तो आई थिंक एज फार एज न्यू प्रोडक्ट्स इन द म्यूचुअल फंड स्पेस को आई थिंक वो आ रहे हैं। इस वक्त जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है वो इंटरेस्ट रेट साइड की तरफ है, स्टॉक मार्केट साइड की तरफ नहीं है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के ओवरऑल पोर्टफोलियोज़ को देखें तो आप ये देखेंगे कि मनी मार्केट फंड्स जो हैं बहुत बड़े हो गए हैं, क्योंकि उन पे आराम से इस वक्त आप 10 सवा 10 का रेट जो है डेली बेसिस पे कमा सकते हैं। तो अगर ये सिचुएशन है और आपको 10% रिस्क फ्री मिल रहा है तो आप एक रिस्की एसेट की तरफ जो स्टॉक मार्केट है वो क्यों जाएंगे? तो ये एक रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क है जो इस वक्त जो ठीक है। अब हम देखते हैं कि अल्फला इन्वेस्टमेंट जो है उसके पास, उसके पॉकेट में, उसके बकेट में क्या क्या ऐसी चीजें, ज़ाहिर है कि उसमें हम रिवायती और इस्लामिक फंड्स आपके पास कॉम्बिनेशन है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। जी माहीन, इस वक्त हम जानना चाह रहे थे कि अल्फला इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनके पास ऐसी क्या प्रोडक्ट हैं जो इस वक्त एक बड़ी लुक्रेटिव साबित हो सकती हैं, बहुत पुरकशिश साबित हो सकती है डिफरेंट सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए। अल्फला ने अभी रिसेंटली एक लॉन्च किया है विच इज़ बाय द नेम ऑफ अल्फला तालीम, और इसमें हमने क्या कोशिश की है कि हम दो जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, एक है सेविंग्स और एक है एजुकेशन, उनको हम किसी तरह रिजॉल्व करें। तो हमने एक्चुअली एक स्ट्रेटजी निकाली है, पूरी एक एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेटजी इसको कहते हैं, जहां हम पेरेंट्स को टारगेट करते हैं, उनके बच्चों को टारगेट करते हैं और उनको हम फ्लेक्सिबल ऑप्शंस देते हैं कि वो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए किस तरह सेविंग करें। एंड आई थिंक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ज़रूर मार्केट में, लेकिन ये क्यों फ़र्क है? क्योंकि हम एक्चुअली कोई पाबंदी नहीं लगाते पेरेंट के ऊपर कि वो कितना कंट्रीब्यूट करे, किस टाइम पे कंट्रीब्यूट करे, हाउ फ्रीक्वेंटली दे कंट्रीब्यूट। हम कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते इन टर्म्स ऑफ इफ़ दे एवर वांट टू टेक द मनी आउट बिफोर हैंड, इस पे कोई पेनल्टीज़ नहीं है। साथ साथ में हमने लाइफ इंश्योरेंस का फ्री कवर इस चीज़ के ऊपर दिया हुआ है। और अगर हम बच्चों की तरफ से देखें तो हम बच्चों को फ्री गिफ्ट्स देते हैं व्हेन देयर पेरेंट्स साइन अप, और जैसे जैसे इनका बैलेंस बढ़ता जाता है दे कैन एक्चुअली सी इट ऑन आर ऐप जो हमारी होती है। आजकल बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी यू नो दे वेरी गुड विद द फोन्स, तो हमने उनके लिए एक्चुअली बच्चों के लिए एक ऐप डिज़ाइन की है जहाँ दे कैन एक्चुअली सी देयर ओन सेविंग्स ग्रो। और इसका मकसद यही था कि हम यू नो थोड़ा सा जो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए उस तरफ है। नाउ एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में कितना मुश्किल है फंड मैनेज करना, और ज़ाहिर है कि इक्विटी फंड और इनकम फंड इन दोनों के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। देखिए, इनकम फंड के लिए हमारा काम जो है काफ़ी आसान हो जाता है, बिकॉज एज यू नो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये काफ़ी सेफ और लिक्विड एसेट्स होते हैं। तो हमारे जो मनी मार्केट फंड्स होते हैं फॉर एग्जांपल, वो इन टाइम जोन्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, अगर अल्फला का मनी मार्केट फंड देखें तो यू नो वेल ओवर 10% का रिटर्न आजकल चल रहा है उसके ऊपर। एंड आई थिंक यू नो अगर हम इसको यू नो कंपेयर करें रिस्की एसेट से जो इक्विटी मार्केट है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क जो है ना काफ़ी बदल जाता है इन फेवर ऑफ द इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट। इक्विटी साइड पे देखें, इस टाइम पे जो सूरत हाल मार्केट में है और जिस तरह मार्केट वॉलेटिलिटी आपको दिखा रही है कि 2 दिन चलती है, फिर गिर जाती है, फिर दोबारा चलती है, फिर और नीचे डिप करती है, तो इन चीज़ों में हम सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड पैसों को रखना स्टॉक मार्केट में ये शायद एक अच्छी स्ट्रेटजी ना हो। लेकिन आप ज़रूर मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है मार्केट आपको, जहाँ वैल्यूएशन भी बहुत सस्ती है, बहुत अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जो बहुत सस्ते हुए हैं आजकल। इनको अगर आप ट्रेड करें तो जाहिर है एक अट्रैक्टिव लेवल है। यही हम देखते हैं कि मार्केट 1000, 2000, 3000 पॉइंट्स गिरती भी है तो नीचे एक वैल्यू बाइंग जरूर आ जाती है ना। इस वक्त कहा यह जाता है कि मार्केट आपकी कैश के ऊपर है, मार्केट में वो जो लिक्विडिटी जो एक जान हुआ करती थी इक्विटी मार्केट की, वो इस वक्त नहीं है। आप क्या कहेंगी, ये कंट्रोल तो होना चाहिए? अभी तो कुछ भी नहीं है। देखिए, लिक्विडिटी इज़ वेरी ड्राई बिकॉज इंटरेस्ट इन द मार्केट, इन द स्टॉक मार्केट इज़ नॉट देयर। यू नो अगर वही मैं रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क पे आऊँ कि अगर आपका 10% रिस्क फ्री बन रहा है तो आप रिस्की एसेट में क्यों जाएंगे? तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हम देखते हैं कि जब तक उनको इकोनॉमिक सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाएगी, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, वो ज़्यादातर जाके मनी मार्केट फंड्स या टी बिल्स वगैरह में चले जाएंगे। तो यू नो जब तक आपका जो है
माहिन साहब, एक साल पहले 2.25% के ऊपर हुआ करती थी हमारा इंटरेस्ट रेट जो था, आज 11.5% के ऊपर है। साल पहले भी लगभग हमारी मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट बड़ी स्लगिश थी, मार्केट में कोई इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं थी। तो वो पॉलिटिकल फेयर ऑफ अननोन जो है वो भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रीजंस जो मार्केट को पनपने नहीं दे रहे, बावजूद इसके कि हम इमर्जिंग इंडेक्स में हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि किसी तरीके से इमर्जिंग से निकल के दोबारा फ्रंटियर में जाएं, एक दर्जे नीचे जाए तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। क्या कहेंगी? आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये शायद आर्ग्यूमेंट सही हो, लेकिन जब भी हम इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स से बात करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि आप इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में है या फ्रंटियर मार्केट में इंडेक्स में। जिसने इन्वेस्ट करना होता है वो आपके जो इकोनॉमिक हालात हैं, जो आपका फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक है, जो आपकी वैल्यूएशन है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो द आर्ग्यूमेंट देन स्टिल होल्ड्स कि ज़रूर ये हो सकता है कि आप फ्रंटियर मार्केट इंडेक्स में आ जाएं, आपका वेट बढ़ जाए, आपके पास इन्फ्लोज आ जाएं, लेकिन आई डोंट थिंक वो इन्फ्लोज मटीरियलाइज होंगे जब तक फॉरेन इन्वेस्टर खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि पाकिस्तान इज़ अ मार्केट टू बी इन्वेस्टिंग इन, एंड दैट कॉन्फिडेंस विल ओनली कम वंस इट इज़ क्लियर कि रुपी किस साइड पे जा रहा है, इंटरेस्ट रेट किस साइड पे जा रहा है, टैक्सेशन किस साइड पे जा रही है, और आपकी इकोनॉमी जो है स्टेबल कहाँ होगी। अच्छा, पहले मुझे याद है कि एक बात ये कही जाती थी कि पाकिस्तान से राउटिंग हुआ करती थी और वही पैसा जो है वो वापस आता था, जिसे फेयर एंड लवली गोरा भी कहा जाता था। तो अब ज़ाहिर है कि चीज़ें बड़ी रुकी हैं। क्या ये भी एक एलिमेंट हो सकता है कि फॉरेन इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या वो मुसलसल सेलिंग के ऊपर है, ऐसा कुछ हो सकता है, या जस्ट एक ऐसी मफरूज़ा है? आई थिंक फॉरेन सेल, लाइक आई सेड, जो फॉरेनर होता है उसके पास बहुत सारी डिफरेंट मार्केट्स होती हैं जिसको वो देखता है। आई थिंक इस वक्त इट इज़ नॉट केस कि जो सारी मार्केट्स हैं दुनिया की, सारी इमर्जिंग मार्केट्स एक बुल रन में है, नहीं। मार्केट्स जो है इस वक्त जनरली वॉलेटाइल हैं ग्लोबली, और अगर आप ग्लोबल ग्रोथ के फोरकास्ट भी देखें वो भी रिवाइज डाउन हुए हैं IMF की तरफ से भी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, क्योंकि जनरली हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया में भी चीज़ें जो हैं वो स्लो हो रही हैं। तो ये एक ये एक नेचुरल मार्केट का साइकिल होता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबली श्रिंक होता है तो जनरली जो है स्टॉक मार्केट्स इम्पैक्ट होती हैं। ठीक, और राइजिंग ऑयल प्राइसेस सिनेरियो पे भी मैं चाहूंगा कि लास्ट 10 और 15 सेकंड्स में अगर कुछ कह दें। ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ ज़रूर रही हैं, लेकिन आपको उस साइड्स पे देखना है कि हमारी सप्लाई साइड जो है तेल की वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये भी देख चुके होंगे कि पिछले साल में ऑयल प्राइसेस $80 तक चली गई थी, लेकिन दे क्रैश्ड वेरी क्विकली अगेन बैक डाउन टू $50-60। और इसका बस यही वो है कि सप्लाई जो है तेल की वो अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड क्योंकि जनरली डिमांड वीक है ग्लोबली, तो आई थिंक ये रेंज बाउंड ही रहेंगी। आई डोंट सी देम। बहुत बहुत शुक्रिया माहिन रहमान, CEO अल-फलाह इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, और उनका भी यही कि हम देर कर रहे हैं IMF के हवाले से सियासी और जो मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल, ये ज़हर कातिल है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।